बच्चों, हिंदी आचार्य में आज होमोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोनिम्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि होमोग्राफ्स भी हो सकते हैं या होमोफोन्स भी हो सकते हैं। अब होमोग्राफ्स क्या? होमोग्राफ्स ऐसे दो शब्द होते हैं जिनके एक जैसे स्पेलिंग्स होते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो सकती है। और होमोफोन्स जो होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन उनके स्पेलिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो जो होमोनिम्स हैं वो उनके सेम स्पेलिंग्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो होमोग्राफ्स भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थ अलग होंगे। और उसी तरह से या होमोनिम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो होमोफोन्स हों, जिनके स्पेलिंग तो अलग अलग हों, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो भी अलग हों, बोलने का तरीका एक जैसा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि रो और रो, तो पहले वाला जो रो है उसका मतलब है कि चप्पू चलाना, किश्ती को आगे लेकर जाना चप्पू चलाते हुए। दूसरे वाला जो रो है उसका मतलब होता है बहस, और तीसरे वाला जो रो होता है उसका मतलब होता है कि जो क्रम से जो पंक्ति में खड़ा हुआ। तो दोनों के ये होमोग्राफ्स हैं, ये तीनों उदाहरण होमोग्राफ्स हैं, क्योंकि इन तीनों को लिखा एक तरह से गया है, तीनों के स्पेलिंग अलग है, अर्थ स्पेलिंग एक सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। और दूसरे वाले जो हैं वो होमोफोन्स हैं। कैसे? जैसे कि सी एंड सी, उसमें SEE वाला जो सी है उसका मतलब होता है देखना, SEA उसको भी बोलते समय तो हम सी ही बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है समुद्र। तो समझ गए? तो इस वीडियो में हम 100 होमोनिम्स को पढ़ेंगे, उनके अच्छे से हिंदी में मीनिंग भी समझेंगे और उनमें फ़र्क भी समझेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करें। अलाउड, अलाउड। तो पहले वाला जो अलाउड है बच्चों उसका मतलब है ज़ोर से, लाउडली। द चाइल्ड स्पोक अलाउड, बच्चे ने ज़ोर से बोला। और जो दूसरे वाला अलाउड है वो कि अलाउ का पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है अलाउ की। तो द टीचर अलाउड हिम टू एंटर द क्लास, अलाउ की सेकंड फॉर्म है। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, तो आज्ञा दी टीचर ने उस स्टूडेंट को क्लास के अंदर आने की। तो समझ गए बच्चों? दोनों को बोलने का ढंग बिल्कुल एक है, लेकिन लिखते समय दोनों के स्पेलिंग्स अलग हैं और दोनों के अर्थ तो बिल्कुल ही अलग हैं। अब जानते हैं डिवाइजर और डिवाइजर, इन दोनों में फ़र्क समझते हैं। सबसे पहले वाला जो डिवाइजर है SER वाला डिवाइजर, उसका अर्थ होता है बच्चों टू इन्वेंट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ को बनाना। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स इज़ द डिवाइजर ऑफ द आईफोन। ठीक है बच्चों। अब दूसरा डिवाइजर SOR, ये मैथमेटिकल टर्म है। इसका अर्थ होता है कि टू डिवाइड, यानी कि किसी चीज़ को बांटना अलग अलग भागों में। तो इसका उदाहरण है 10 इज़ द कंप्लीट डिवाइजर ऑफ 100, यानी कि जो 10 होता है वह पूरी तरह से डिवाइड कर देता है 100 को। तो दोनों में फ़र्क समझ गए? आगे चलेंगे। बिल्ड एंड बिल्ड। पहले वाला जो बिल्ड है इसका मतलब होता है बनाना, तो टू कंस्ट्रक्ट। ही बिल्ड्स हिज हाउस, वह अपना घर बना रहा है। और दूसरे वाला बिल्ड है BILLED वाला, उसका मतलब है कि बिल का पास्ट टेंस, बिल की वर्ब की सेकंड फॉर्म। द शॉप बिल्ड मी 2000 रुपीज़, मेरा जो बिल है वह दुकान वाले ने मुझे 2000 रुपये दिया। तो समझ गए बिल कितना हुआ, यानी कि हमें कितने पैसे चुकाने हैं, उसकी पास्ट फॉर्म बिल्ड हो गई। और पहले वाला जो बिल्ड है UILD वाला, उसका मतलब होता है बनाना। दोनों को बोलते समय बिल्ड ही बोलेंगे बच्चों, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। अब चलेंगे आगे। बाय बाय बाय। पहले वाला बाय जो है BUY वाला, उसका मतलब होता है खरीदना। तो आई बाय फ्रूट्स इन दिस मार्केट, मैं इस मार्केट में फ्रूट्स खरीदता हूँ। दूसरे वाला बाय जो है BYE वाला, जिसका मतलब गुड बाय, टाटा होता है, फेयरवेल होता है। तो बाय, विल मीट यू टुमारो, टाटा, हम तुम्हें कल मिलते हैं। तीसरे वाला जो बाय है वो है BY, और ये एक तरह की प्रपोजिशन है बच्चों। एग्जाम्पल है इसका, फिनिश योर वर्क बाय टुमारो, कल तक तुम अपना काम खत्म कर लेना। तो तीनों बाय में फ़र्क समझ आ गया है हमें। चलो आगे बढ़े। ब्रेक, ब्रेक। अब ये जो पहले वाला ब्रेक है
इसमें के ई वाला ब्रेक जो है इसका मतलब तो ब्रेक लगाना, जिसे हम कहते हैं रोकना। जैसे कि किसी व्हीकल को रोकना तो उसकी ब्रेक लगाकर हम उसे रोकते हैं। जैसे कि ही अप्लाइड ब्रेक्स टू स्टॉप हिज वैन, उसने अपनी वैन को रोकने के लिए ब्रेक लगाई। दूसरा वाला ब्रेक है REAK वाला ब्रेक। अब इसमें इसका मतलब होता है तोड़ना। तो मोहन ब्रेक्स हिज ब्रदर्स टॉयज, मोहन अपने भाई के खिलौनों को तोड़ देता है। चलो आगे बढ़े। बोर्ड, बोर्ड जो पहले वाला बोर्ड है इसका ये जो है ये पास्ट टेंस है बोर का। बोर यानी कि उकता जाना किसी चीज से, तो बोर्ड यानी कि उकता चुका होना। तो आई एम बोर्ड, मैं तंग आ गया हूँ, बोर हो गया हूँ, उकता चुका हूँ। और दूसरे वाला बोर्ड जो है BOARD वाला बोर्ड, वो एक लकड़ी के बोर्ड को कहते, तख्ते जिसे जिसे हिंदी में तख्ता कहते हैं उसे कहते हैं। यूज दिस बोर्ड फॉर मेकिंग विंडो, तो खिड़की बनाने के लिए इस तख्ते का इस्तेमाल करो, इस बोर्ड का इस्तेमाल करो। बोर्ड का एक मतलब बच्चों एक सरकारी एक महकमा भी होता है जो किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन बोर्ड है जो कि शिक्षा के लिए बनाया जाता है। अब बच्चों देखो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो नीले रंग को अंग्रेजी में ब्लू कहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, ब्लू तो बोलना ही नहीं चाहिए। और जो ब्लो होता है, ब्लो का मतलब कि उड़ाना, तो ब्लो की जो पास्ट टेंस है, क्योंकि उसके स्पेलिंग देखिए BLEW है, तो इसलिए इसको भी ब्लू बोल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, हमने इन दोनों को ब्लू बोलना है। नीले वाले उसको भी ब्लू बोलेंगे, और जिसे हम ब्लू कहते हैं सेकंड फॉर्म है ब्लो की, तो वो भी ब्लू नहीं, ब्लू हो गया। तो ब्लू इट्स अ कलर। आई हैव अ ब्लू जैकेट, मेरे पास एक नीली जैकेट है। और ब्लू पास्ट टेंस ऑफ ब्लो, ही ब्लू कैंडल्स ऑन हिज बर्थडे केक, उसने अपने बर्थडे केक पर जो कैंडल्स थी उनको हवा से उड़ा दिया, फूंक से। अब देखो बच्चों, बोर वाला फिर से आता है। बोर प्रेजेंट टेंस में का मतलब होता है उकता जाना, बोर होना। और बोर BOAR इसका ये एक जानवर होता है। तो डू नॉट बोर मी प्लीज विद योर स्टोरीज, प्लीज मुझे अपनी कहानियां सुना के बोर मत करो। और दूसरे वाला जो बोर है उसको एक एनिमल की तरह, मैंने आई सॉ अ बोर इन द फॉरेस्ट, मैंने एक बोर देखा जंगल में। बोर बच्चों जंगली सुअर को कहते हैं। अब देखो बच्चों, बर्थ, बर्थ BIRTH वाला भी बर्थ ही कहलाता है, BERTH वाला भी बर्थ ही कहलाता है। तो पहले वाले बर्थ का मतलब तो आपको पता है, जन्म लेना, कमिंग इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा जन्म की तिथि क्या है। दूसरे वाला BERTH वाला जो बर्थ होता है वो सीट होती है, ट्रेन की जो बर्थ होती है। आई बुक्ड अ बर्थ ऑफ द ट्रेन फॉर मी, मैंने अपने लिए ट्रेन का एक बर्थ बुक करवा दिया। तो दोनों की स्पेलिंग अलग हैं, दोनों के मीनिंग अलग हैं, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है, इसीलिए तो ये दोनों होमोनिम्स हैं। चूज, चूज तो पहले वाला जो चूज है OO वाला, जिसका मतलब होता है चुनना, चॉइस। यू हैव टू चूज वन ऑफ दीज शर्ट्स, तुम्हें इन शर्ट्स में से एक शर्ट चूज करनी ही पड़ेगी। और दूसरे वाला जो है इसे चूज कहते हैं, वैसे इसे भी एक्चुअल में जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड है उसे चूज ही कहा जाता है। तो चबाता है या चबाती है उसका मतलब है चूज या चूज। तो द चाइल्ड डज नॉट च्यू द फूड वेल, बच्चा ठीक से भोजन को चबाता नहीं है। आगे करेंगे क्रीक, क्रीक जो पहले वाला EE वाला क्रीक है बच्चों, वो एक छोटी नदी को कहते हैं। तो दिस क्रीक फ्लोज नियर माय फील्ड्स, ये जो क्रीक है, ये जो छोटी नदी है, यह मेरे खेतों के पास से बहती है। और दूसरे वाला क्रीक है EA वाला क्रीक जो है, उसका मतलब होता है कड़कड़ की आवाज जो दरवाजे में से आती है। आई हर्ड द क्रीक ऑफ द डोर, मैंने दरवाजे की कड़कड़ाहट सुनी। करंट, करंट तो ये जो A वाला करंट है बच्चों, ये हम एक्चुअली सूखे हुए ग्रेप्स को कहते हैं, जिसे हम हिंदी में किशमिश कहते हैं ना बच्चों। तो ये करंट्स है इंग्लिश में, वो भी A वाला है, ठीक है। आई लव टू ईट करंट्स, मुझे किशमिश खाना बहुत पसंद है। अब E वाला जो CURRENT वाला जो करंट है वो पानी के बहाव को कहा जाता है। तो द गंगा रिवर हैज अ फास्ट करंट, पानी का जो गंगा नदी का जो बहाव है वह बहुत ही तेज है। अब तीसरे वाला जो करंट होता है इसको
ये अभी के समय को कहते हैं, नाउ को कहते हैं। वन शुड हैव द नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स, तो अभी की चीजें जो हो रही हैं उनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और एक करंट बच्चों बिजली के बहाव को भी कहते हैं, तो वो तो आप जानते ही हो। तो देखिए बोलने में ये सारे करंट एक जैसे हैं, लिखने में स्पेलिंग ई और ए का फर्क है और अर्थ तो बिल्कुल ही भिन्न है। काउंसिल, काउंसिल, तो पहले वाली आई वाली काउंसिल जो है वो एक असेंबली होती है, एक तरह की सभा होती है बच्चों। आई हैव टू अटेंड द काउंसिल टुडे, मुझे आज सभा को अटेंड करना है। और दूसरे वाला जो काउंसिल है वो सलाह को कहा जाता है बच्चों। ही काउंसिल्ड मी वेल, उसने मुझे सही सलाह दी। डेज, डेज, पहले वाला जो DAZE वाला जो डेज है उसका मतलब होता है कंफ्यूजन, घबरा जाना, परप्लेक्स हो जाना, समझ में ना आना, उसे कहते हैं डेज। ही लुक डेज्ड, वह कंफ्यूज्ड सा दिखाई दे रहा था। दूसरा है डेज जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, डे का, दिन का बहुवचन है डेज। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहां पर मैंने डे का इस्तेमाल किया है लेकिन डेज इसका बहुवचन है, तो यहाँ पर जो डे शब्द है उसका बहुवचन है, ये आप समझ गए। और ZE वाला जो डेज है उसका मतलब होता है कंफ्यूजन। प्लूरल वाले का इस्तेमाल जैसे करेंगे हम, जैसे कि आई यूज टू गो टू थिएटर दोज डेज एवरी डे। समझ गए बच्चों? चलो अगला करें। डियर, डियर, पहले वाला EE वाला जो डियर है वह एक जानवर होता है जिसे हिरण कहा जाता है। और यह बच्चों एक और चीज ध्यान देने वाली है, जो डियर होता है ना उसको डियर्स कभी नहीं कहते, उसका जो बहुवचन होता है वो बहुवचन में भी डियर ही रहता है। तो यह एक नाउन है, यह एक संज्ञा शब्द है क्योंकि नाम है ये एक जानवर का। तो आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक हिरण देखा। दूसरे वाला डियर जो है DEAR वाला जो डियर है ये प्यारे को कहते हैं। तो दिस बुक इज वेरी डियर टू मी, यह जो किताब है यह मुझे बहुत ही प्यारी है। ड्यू, ड्यू, पहले वाला जो ड्यू है DEW वाला ड्यू, ये पानी की जो नमी है ऑन द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, पानी के ऊपर बच्चों जो ओस पड़ती है जिसे हिंदी में हम कहते हैं, जो सुबह के समय पर जो पानी की जो नमी होती है वह बैठ जाती है पत्तों के ऊपर और वह ओस के रूप में हमें दिखाई देती है, तो वो इसे ड्यू कहते हैं। आई लव टू सी ड्यू ऑन द प्लांट्स, मुझे प्लांट्स के ऊपर, मुझे पौधों के ऊपर ओस पड़ी हुई बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। फिर दूसरे वाला जो ड्यू है DUE वाला ड्यू, इसका मतलब है अमाउंट टू बी पेड, तो आपका कितना बकाया बचा उसे ड्यू कहते हैं। तो योर पेमेंट फॉर दिस मंथ इज ड्यू, तो आपकी जो पेमेंट है, आपने जो देने हैं पैसे, वो इस महीने के वे अभी बकाया हैं, बचे हुए हैं, आपको अभी भरने पड़ेंगे। 8, तो पहले वाला 8 का मतलब होता है 8, द नंबर 8। आई बॉट 8 बनानास, मैंने 8 केले खरीदे। फिर 8, ATE वाला 8, ये पास्ट टेंस है ईट का, यानी कि खाया। तो शी एट चॉकलेट, उसने चॉकलेट खाई। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, अब ये जो फॉरवर्ड है इसका मतलब होता है एडवांस, तो आगे की तरफ जाना। तो यू शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, तुम्हें आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर है फॉरवर्ड, उसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक, जो किताब से पहले कुछ शब्द लिखे गए होते हैं जिसे प्राक कथन कहते हैं हिंदी में, तो उसे अंग्रेजी में फॉरवर्ड कहते हैं। ही समराइज द होल स्टोरी इन द फॉरवर्ड ऑफ हिज बुक, उसने अपनी किताब के पहले प्राक कथन में पूरी स्टोरी की समरी लिख दी, सारांश लिख दिया। फॉर, तो पहले वाला जो फॉर है ये एक प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल है, टेल मी द रीजन फॉर द डिले, काम क्यों नहीं हो सका, काम क्यों रुक गया बीच में, क्यों खिंच गया लंबा, उसका कारण मुझे बताओ। तो ये जो फॉर है ये इसलिए है। दूसरे वाला जो फॉर है वो 4 नंबर को कहते हैं। आई हैव 4 एप्पल्स, मेरे पास 4 सेब हैं। तो दोनों को बोला फॉर ही जाता है, लेकिन एक का मतलब होता है 4, एक का एक प्रेपोजिशन है। फाइंड, फाइंड, अब देखो बच्चों, जो पहले वाला फाइंड, ED वाला फाइंड है, उसका मतलब होता है कि फाइन लगाया गया, दंड जो है वह उसको, जो दंड जो पैसों से संबंधित दंड होता है,
तो वो लगाया गया। तो द बॉय वॉज फाइंड फॉर हिज चीटिंग, बच्चे ने जो चीटिंग की थी इसलिए उसे फाइन लगाया गया। और पहले वाला जो फाइंड है FIND वाला जो फाइंड है, इसका मतलब होता है खोजना, ढूंढना। फिर प्लीज हेल्प मी टू फाइंड माई शर्ट, प्लीज मुझे मेरी शर्ट ढूंढने में मदद करो। फ्लॉ, फ्लॉ, पहले वाला जो O वाला फ्लॉ है उसका मतलब होता है फर्श। द बॉय सैट ऑन द फ्लोर टू प्ले, बच्चा फर्श के ऊपर बैठा खेलने के लिए। फिर फ्लॉ, ये जो है आटे को कहते हैं बाले। फ्लॉ इज गुड फॉर हेल्थ, तो जो जौ का आटा होता है वह सेहत के लिए अच्छा होता है। फे, 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 पहले वाला जो फेयर है इसका मतलब है सफेद, गोरे रंग वाला, तो ही इज वेरी फेयर, वह बहुत ही गोरा है। दूसरे वाला जो फेयर है इसके भी वही स्पेलिंग है और यह मेले को कहा जाता है। आई बॉट दिस शॉल इन द दिवाली फेयर, मैंने ये शॉल को दिवाली के मेले में खरीदा था। फिर तीसरे वाला जो फेयर है FARE वाला फेयर, ये किराए को कहते हैं। द फेयर टू गो टू दिल्ली बाय बस इज ₹500, दिल्ली जाने के लिए बस का किराया 500 रुपए है। ग्रोन, ग्रोन, तो पहले वाला जो ग्रोन है W वाला ग्रोन जो है वो कि ग्रो का पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द पाम ट्री हैज ग्रोन, जो पाम का ट्री है वह ग्रो कर गया है, वह उग गया है। दूसरे वाला ग्रोन जो है OA वाला ग्रोन, उसका मतलब होता है जो हम आवाज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसके बदले में हम जब कोई आवाज़ करते हैं तो उसे ग्रोन कहा जाता है। कैसे? डू नॉट ग्रोन अबाउट एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए ग्रोनिंग मत करो, शिकायत मत करो। जो धीमी आवाज़ में जो बड़बड़ाया जाता है उसे ग्रोनिंग कहते हैं। और पहले वाला ग्रोन मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हियर, हियर, तो पहले वाला हियर है HEAR वाला हियर, उसका मतलब होता है सुनना, तो हियर माई स्टोरी, मेरी कहानी सुनो। फिर दूसरे वाला हियर जो है HERE वाला हियर, उसका मतलब होता है यहाँ, प्लीज सिट हियर, यहाँ पर बैठो कृपया। हाय, हाय, पहले वाला जो हाय है वह ऊंचाई के बारे में है। दिस बिल्डिंग इज टू हाई, यह जो बिल्डिंग है वह बहुत ही ऊंची है। फिर दूसरे वाला हाय जो है वह यह एक तरह की सैल्यूटेशन है, जब हम किसी को बुलाते हैं तो हाय हेलो करके बुलाते हैं अंग्रेजी में। तो हाय, हाउ आर यू, हाय हेलो, कैसे हो तुम। अब बच्चों देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना। हेयर, हेयर, पहले तो इनको समझो। हेयर रैबिट को कहते हैं, खरगोश को कहते हैं। तो आई हैव अ पेट हेयर, मेरे पास एक पालतू खरगोश है। दूसरे वाला हेयर जो है वो बालों को कहते हैं। ही हैज ब्राउन हेयर। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, बाल जो होते हैं ये डियर की तरह ही है, यह हिरण की तरह ही है कि जिसकी जो प्लूरल बहुवचन बनता है उसमें S नहीं लगता, कि उसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं, तो हमने यहाँ पे हेयर लिखा। लेकिन हेयर, ज़्यादातर लोग तो हेयर्स बोल देते हैं कि उसके जो हेयर्स हैं वो ब्राउन हैं या ब्लैक हैं या वाइट हैं, कुछ भी हैं। लेकिन बच्चों हेयर्स नहीं होता, बहुवचन नहीं होता, हेयर ही होता है। केवल एक पोजीशन में, एक सिचुएशन में हेयर्स होता है, वो कब? जब हेयर की गिनती बताई जाए। अब जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मुझे 2 बाल दिखाई दिए खाने के अंदर, तो अब जब हेयर की गिनती आ गई तब हम हेयर्स लिखेंगे, 2 हेयर्स इन द फूड। तो जब उनकी गिनती बताई जाएगी तब तो हम हेयर्स लिख देंगे, अदरवाइज हम कभी भी हेयर्स नहीं लिखते। जब हम पूरे सिर के बालों के बारे में बात करते हैं तो कभी भी हेयर्स नहीं लिखते, ये चीज कभी मत भूलना। हील, हील, तो बच्चों पहले वाला हील जो है उसका मतलब होता है कि किसी बीमारी से ठीक होना, रिकवर करना। द डॉक्टर विल हील द चाइल्ड, जो डॉक्टर है वह बच्चे को सही उसका इलाज कर देगा। हील, बैक ऑफ द फुट, तो जो एड़ी होती है उसे भी हील कहते हैं, लेकिन उसमें EEL आता है। तो आई हैव पेन इन माई हील्स, मुझे मेरी एड़ियों में दर्द हो रही है। तो हील, हील बोलते इन दोनों को हील ही है, लेकिन स्पेलिंग में EA और EE का फर्क है और अर्थ तो है ही अलग। आवा, आवा, तो बच्चों देखो पहले वाला जो आवर है वो H से बना है, लेकिन उसमें H साइलेंट है। तो आवर जो है वो घंटे को कहते हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, आपको पता है। आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। और दूसरे वाला जो आवर है ये OUR वाला जो आवर है उसका मतलब होता है हमारा।
यह एक सर्वनाम है। तो दिस बुक इज आवर्स, यह किताब, यह पुस्तक हमारी है। हॉर्स, हॉर्स। अब देखो बच्चों, हॉर्स जो पहले वाला हॉर्स है उसका मतलब होता है रफ आवाज, खुरदरी आवाज, बोल बोल कर जब गला बैठ जाता है, बहुत ही भारी सी आवाज हो जाती है, तब उसे हम बोलते हैं कि हमारी जो आवाज है वो तो हॉर्स हो गई है। शी हैज अ हॉर्स वॉइस, उसकी जो आवाज है वह बहुत ही भारी भरकम फटी हुई आवाज जिसे कहते हैं वैसी है। दूसरा वाला जो हॉर्स है वो घोड़ा है, उसे हिंदी में घोड़ा कहा जाता है। इट्स एन एनिमल। द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स वॉज चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब आगे करेंगे आयल एंड आयल। पहले वाला जो आयल है बच्चों वो आइलैंड को कहा जाता है, पुरानी इंग्लिश में आपको आइलैंड नहीं मिलेगा, आयल ही मिलेगा। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल आयल, यह एक बहुत ही सुंदर टापू है। और दूसरे वाला जो आयल है बच्चों, इसमें जो है AISLE वाला जो आयल है, ये जब बहुत सारी सीटों की कतार लगी हुई होती है, बैठने वाली जो कुर्सियां हैं उनकी जो कतार लगी हुई होती है, जो कि किसी बिल्डिंग के अंदर या जैसे किसी चर्च या थिएटर के अंदर या एयरक्राफ्ट के अंदर या ट्रेन के अंदर जो कुर्सियों की कतार लगी होती है उसे आयल कहते हैं। We walked into the aisle to reach the cinema. हम लोग आयल के बीच में से चले सिनेमा देखने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए। जेन, जीन। तो पहले वाला जो जीन है जो कि जे से बन रहा है, ये एक तरह के ट्राउजर्स हैं, जीन्स की पैंट्स जो हम पहनते हैं नीले कलर की और भी कलर्स की। ही लाइक्स टू वेयर जीन्स। तो ये जे से बनेगा जीन, तो वो हम जीन्स की पैंट्स की बात कर रहे हैं। और जो जी से बनेगा जीन, ये वाला जो है ये हमारे गुणसूत्र की बात हो रही है, क्रोमोसोम्स की बात हो रही है बच्चों। इट इज बिकॉज ऑफ हिज जीन्स दैट ही इज टॉल, उसके आनुवांशिकी की वजह से, जीन्स की वजह से वह लंबा है। नॉट, नॉट। तो नॉट, अब 3 नॉट हैं बच्चों आपके सामने। पहले वाला जो नॉट है उसमें के साइलेंट है, तो इसका मतलब होता है गांठ बांधना। I tied a knot on my laces. मैं अपने फीतों पर एक नॉट लगाई, एक गांठ लगाई। दूसरा वाला जो नॉट है वो एक नेगेटिव अर्थ में ना को कहा जाता है, जैसे कि ऑल हिज एफर्ट्स टू बिकम अ बिजनेसमैन केम टू नॉट। उसने जितने भी कोशिश की एक बिजनेसमैन बनने के लिए वो सब सफल नहीं हुई। फिर है नॉट, NOT वाला नॉट जिसका अर्थ नहीं होता है। तो डू नॉट शाउट, चिल्लाओ मत। लोन, लोन। पहले वाला जो लोन है उसका मतलब होता है कर्जा। तो द बैंक सैंक्शनड हिज लोन, बैंक ने उसका कर्जा जो है, लोन जो है उसको अलाउ कर दिया, सैंक्शन कर दिया। और दूसरे वाला जो लोन है NE वाला लोन जो है उसका मतलब होता है अकेला होना, अलोन। ही इज द लोन पर्सन हु हेल्प्ड मी, वह अकेला व्यक्ति था, अकेला व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की है। मेड, मेड। तो पहले वाला जो मेड है MAID वाला, उसका मतलब होता है नौकरानी। आई नीड अ मेड फॉर माई हाउस, मुझे काम करने के लिए एक मेड की ज़रूरत है। फिर मेड MADE वाला मेड, तो मेक का वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। आई मेड दिस केक फॉर यू, मैंने बनाया यह केक तुम्हारे लिए। मैरी, मैरी। पहले वाला MA वाला जो मैरी है उसका मतलब होता है शादी। ही इज़ गोइंग टू मैरी माई कज़न, यह जो व्यक्ति है वह मेरी कज़न से शादी करने वाला है। फिर जो दूसरे वाला ME वाला जो मैरी है इसका मतलब होता है खुशी का भाव। आई हैड अ मैरी टाइम इन योर हाउस, मैंने तुम्हारे घर में बहुत ही खुशनुमा समय बिताया। मेल, मेल। पहले वाला जो मेल है जो कि पुल्लिंग के बारे में बताता है, पुरुषवाचक है। दिस इज अ मेल कैट, यह एक पुरुष बिल्ली है या जिसे बिलाव कहते हैं हिंदी में। और फिर मेल MAIL वाला जो मेल है यह चिट्ठी को कहते हैं। यू हैव अ मेल, तुम्हें एक चिट्ठी आई है। मीट, मीट। पहले वाला MEAT वाला मीट जो है वह मांस को कहते हैं। आई डू नॉट ईट मीट, मैं मीट नहीं खाता, मांस नहीं खाता मैं। फिर मीट MEAT वाला जो मीट है उसका मतलब है मिलना। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उसे मिलना नहीं चाहता। नाइट, नाइट। जो पहले वाला नाइट है
वह रात को कहते हैं आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, मैं कल रात को बहुत ही अच्छे से सोया। दूसरे वाला जो नाइट है जिसमें के साइलेंट है, तो यह एक तरह का एक शूरवीर हुआ करता था मिडीवल टाइम्स में, मध्यकाल में यूरोप में। तो द लॉर्ड हैज़ मैनी नाइट्स इन हिज सर्विस, तो यह जो सामंतवादी व्यक्ति है लॉर्ड, उसने बहुत सारे नाइट्स रखे हुए हैं अपनी सेवा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये वॉरियर्स हैं जो कि काम किया करते थे राजाओं के लिए या सामंतों के लिए मिडीवल टाइम्स में यूरोप में। नन, नन, NONE वाला जो नन होता है उसका मतलब है कोई भी नहीं, नो वन। नन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और दूसरे वाला जो NUN वाला जो नन है वह एक ब्रह्मचारिणी के लिए कहा इस्तेमाल होता है। वो भी ईसाई धर्म में जो ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं उन्हें नन कहा जाता है। शी बिकेम अ नन, वह नन बन गई, वह ब्रह्मचारिणी बन गई और चर्च में रहने लगी। पेल, पेल, पहले वाला जो पेल है वह पीलेपन को कहते हैं। चाइनीज हैव पेल स्किन, चाइना के लोग जो हैं उनकी पीली जैसी स्किन होती है। और दूसरे वाला जो पेल है वो एक तरह की बाल्टी होती है बच्चों। आई नीड अ पेल ऑफ वाटर, मुझे पानी की एक बाल्टी चाहिए, पेल। चलो बच्चों अब जानते हैं डिसेंट और डिसेंट के बारे में। दोनों को बोलने का तरीका तो एक जैसा ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों के स्पेलिंग्स अलग हैं और ये दोनों के अर्थ भी अलग हैं। अर्थ से ही हमें समझ में आएगा कि कौन सा शब्द वास्तव में किसकी बात कर रहा है बच्चों। तो चलो शुरू करें। सबसे पहला है डिसेंट बच्चों। तो जो डिसेंट का अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि नीचे की तरफ मूव करना, टू मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ मूव करना। अब देखो इसका हम आगे सेंटेंस बनाते हैं कि द डिसेंट ऑफ गंगा वाज फ्रॉम द हेवंस, यानी कि जो गंगा देवी हैं, गंगा नदी जो है वो उनका नीचे अवतरण हुआ, वे नीचे की तरफ आई। कहाँ से? स्वर्गलोक से। आ गया समझ में बच्चों। अब दूसरा डिसेंट देखते हैं, डबल S वाला। अब दूसरा डिसेंट जो है DISSENT वाला डिसेंट जो है, इसका अर्थ होता है टू डिसएग्री, यानी कि किसी के साथ में जब हमारी असहमति होती है, हम किसी के साथ में सहमत नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हम उसके साथ में डिसेंट में हैं। तो अब इसका वाक्य बनाएंगे, आई डू नॉट केयर अबाउट हर डिसेंट, यानी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वह मेरे साथ में सहमत नहीं है। तो चलो बच्चों, पहला डिसेंट देख लिया हमने, नीचे की तरफ उतरने वाला। दूसरा डिसेंट देख लिया, किसी के साथ में असहमति। अब तीसरा डिसेंट देखते हैं, वह वास्तव में डिसेंट नहीं, लोग कहते हैं उसको डिसेंट, लेकिन ये वास्तव में डिसेंट होता है बच्चों, DECENT। और इसका अर्थ होता है कि आपका जो कन्फॉर्मिंग विद जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पेक्टेबल और मॉरल बिहेवियर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ही तमीज़दार व्यक्ति जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं कि ये डिसेंट व्यक्ति है। मोहन इज़ अ डिसेंट गाय, यानी कि मोहन को बहुत अच्छे मैनर्स हैं। ठीक है बच्चों, पहला डिसेंट है नीचे की तरफ उतरना, दूसरा डिसेंट है किसी के साथ में सहमत ना होना, और तीसरा है डिसेंट यानी कि सभ्य। प्या, प्या, पे। तो बच्चों जो प्या है वो तो एक तरह का फ्रूट है जिसे नाशपाती कहा जाता है। आई लव टू ईट पेयर्स। दूसरे वाला जो पे है वह जोड़े को कहते हैं। शी गेव मी अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, उसने मुझे कानों में डालने वाले कांटे दिए। पीस, पीस, पहले वाला जो पीस है उसका मतलब होता है शांति। वी नीड पीस इन दिस वर्ल्ड, हम चाहते हैं इस दुनिया में शांति हो। और दूसरे वाला जो पीस है वह टुकड़े को कहते हैं। तो शी गेव मी अ पीस ऑफ केक, उसने मुझे केक का एक टुकड़ा दिया। प्लेन, प्लेन, पहले वाला जो आई वाला जो प्लेन है उसका मतलब होता है जो बिल्कुल ही साधारण सा हो। शी इज रादर प्लेन, वह तो साधारण सी है। प्लेन, NE वाला जो प्लेन होता है वह एरोप्लेन की शॉर्ट फॉर्म है। एरोप्लेन ना कहा तो हमने केवल प्लेन कह दिया, जहाज। आई नो हाउ टू राइड एन एयरप्लेन। बच्चों अब देखो, एरोप्लेन ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन कहते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो पहले वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है उसूल, रूल्स एंड रेगुलेशंस। गांधी जी ऑलवेज फॉलोड हिज प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ।
गांधी जी ने अपने सत्य के जो उसूल उन्होंने बनाया था उसको हमेशा फॉलो किया, उसको हमेशा माना है। और प्रिंसिपल, PAL वाला जो प्रिंसिपल होता है वह हेडमास्टर होता है। हिज अंकल इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। उसके जो अंकल हैं वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल दोनों को बोलना एक ही तरह से है, लेकिन LE वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है उसूल, सिद्धांत। और PAL वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब है मुख्य अध्यापक। पेन, पेन, तो पहले वाला जो पेन है उसका मतलब होता है दुख, पीड़ा। आई हैव अ पेन इन माई स्टमक, मेरे पेट में पेन हो रही है, दर्द हो रही है। दूसरे वाला जो पेन है उसका मतलब होता है ग्लास की, शीशे की एक शीट। द चाइल्ड ब्रोक द विंडो पेन, जो बच्चा है उसने खिड़की का जो शीशा है, कांच है, उसको तोड़ डाला। प्रे, प्रे, PREY वाला जो प्रे है उसका मतलब होता है एक शिकार करने वाला जानवर। लायन इज द बेस्ट प्रे, तो जो शेर होता है वह सबसे बढ़िया शिकारी जानवर है। फिर दूसरे वाला प्रे जो है PRAY वाला, तो उसका मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करो। राइट, राइट, अब देखो बच्चों, पहले वाले जो राइट का अर्थ होता है वह बिल्कुल सही होता है। योर आंसर इज राइट, तुम्हारा जो उत्तर है वह बिल्कुल सही है। दूसरे वाले राइट का मतलब होता है दाहिनी तरफ, राइट साइड। इन द US वन हैज़ टू ड्राइव द राइट साइड। अमेरिका में एक व्यक्ति जब गाड़ी चलाता है तो वह सड़क की दाहिनी तरफ ही चला सकता है, यह उनका रूल है। तीसरे वाला जो राइट है वह W वाला राइट है, जिसका मतलब होता है लिखना। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखो। स्वीट, स्वीट, अब देखो बच्चों, पहले वाला जो स्वीट है जिसको मीठा कहते हैं हिंदी में, उसे कहा जाता है अंग्रेजी में दिस डिश इज़ वेरी स्वीट। यह जो डिश है, यह जो भोजन का खाद्य पदार्थ बना है, यह बहुत ही मीठा है। फिर दूसरे वाला जो स्वीट है वह स्वीट है, ये कमरों का जोड़ा या 2-3 कमरे जब इकट्ठे होते हैं, जब होटल में लिए जाते हैं एक साथ रहने के लिए, जो एक तरह का एक फ्लैट टाइप का होता है जिसमें सब कुछ 2-3 कमरे इकट्ठे होते हैं। तो आई बुक्ड अ स्वीट ऑफ रूम्स इन द होटल, मैंने होटल में कमरों का एक स्वीट बुक किया, यानी कि अकेला एक कमरा नहीं बुक किया, बुक किए स्वीट ऑफ रूम्स। सेंट, 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 पहले वाला जो सेंट है उसका मतलब सेंड की पास्ट फॉर्म है। आई सेंट द लेटर्स येस्टरडे, मैंने भेज दी थी कल चिट्ठियाँ। फिर दूसरे वाला जो सेंट है वो C से है और उसका मतलब होता है एक, जैसे हमारे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं। तो ये 100th पार्ट है $1 का। शी हैज़ $50 एंड 50 सेंट्स, उसके पास $50 है और 50 सेंट है। फिर सेंट, तीसरे वाला अरोमा है, खुशबू है। आई लाइक द सेंट यू आर वेयरिंग, तुमने जो सेंट लगाया है, तुमने जो परफ्यूम लगाया है, मुझे वो पसंद है। आगे करेंगे सेल, सेल, पहले वाला जो S वाला सेल है उसका मतलब होता है बेचना। आई वॉन्ट टू सेल माई फोन, मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ। फिर दूसरे वाला C वाला जो सेल है उसका मतलब होता है कोशिका। आई सॉ सेल्स ऑफ द प्लांट इन द माइक्रोस्कोप, मैंने माइक्रोस्कोप में प्लांट के सेल्स देखे, कोशिकाएं देखी। फिर तीसरे वाला जो सेल है वह जेल को भी, जेल के कमरे को सेल कहा जाता है। द क्रिमिनल इज इन द स्पेशल सेल। अब देखो बच्चों, स्टेशनरी, स्टेशनरी, जो पहले वाला स्टेशनरी है, A वाला स्टेशनरी, उसका मतलब होता है जो बिना किसी मूवमेंट के, बिना हिले डुले। द सन इज स्टेशनरी, यानी कि जो सूर्य है वह स्टेशनरी है, स्थिर है। और स्टेशनरी जो E वाला स्टेशनरी है उसका मतलब होता है किताबों से संबंधित चीज़ों की दुकान जो है। आई बॉट दिस पेन फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, जहाँ पर किताबें मिलती हैं, कॉपियाँ मिलती हैं, पेन मिलते हैं, पेंसिल्स मिलती हैं, तो वो जो दुकान है उसे स्टेशनरी आइटम्स की दुकान कहा जाता है। और पहले वाला स्टेशनरी मतलब स्थिर। सीरियल, सीरियल, तो पहले वाला जो सीरियल है वह नाटक को कहा जाता है जो कि लगातार क्रम से एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड इस तरह से हो। आई लाइक भाभी जी घर पर है सीरियल, मुझे ये वाला सीरियल बहुत पसंद है। फिर सीरियल, अब बच्चों ये
अनाज को कहा जाता है, एडिबल ग्रेन्स, ऐसे दाने जो कि अनाज है उन्हें सीरियल्स कहा जाता है। जैसे कि गेहूं भी एक सीरियल है, तो जौ भी एक सीरियल है, बाजरा भी एक सीरियल है। तो वी मस्ट इंक्लूड बार्ले सीरियल इन आवर डाइट। हम लोग गेहूं तो खाते हैं लेकिन जौ वगैरह नहीं खाते, बाजरा नहीं खाते, तो ये दूसरे जो सीरियल्स हैं इनको भी खाना चाहिए, इनमें अपने विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। सीलिंग, सीलिंग, तो बच्चों एस वाला जो सीलिंग है उसका मतलब होता है टू सील, आई यूज सीमेंट टू सील द होल्स। सीलिंग, यहाँ पर सीलिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को रोकना, तो जो छेद थे उनको सील करने के लिए मैंने सीमेंट का इस्तेमाल किया। दूसरे वाला जो सीलिंग है वह ऊपरी चीज़, ऊपरी सतह को कहते हैं, छत को कहते हैं। आई नीड टू क्लीन द सीलिंग ऑफ दिस रूम, इस कमरे की जो सीलिंग है, जो छत है, उसे मुझे साफ करना है। थ्रू, थ्रू, अब बच्चों देखो ये थ्रो की पास्ट टेंस है, जिसे थ्रू नहीं कहना, जिसे थ्रू कहना है। तो थ्रो की पास्ट टेंस है, तो शी थ्रू द बॉल टुवर्ड्स मी, उसने बॉल को मेरी तरफ फेंका। और दूसरे वाला जो थ्रू है उसका मतलब है बिटवीन, बीच में। ही इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, वह सड़क के बीचों बीच चल रहा है। वेरी, वेरी, पहले वाला वी वाला जो वेरी है यह एक क्रिया विशेषण है जिसका मतलब होता है बहुत सारा। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। दूसरे वाला वी वाला जो वेरी है उसका मतलब होता है चेंज। द प्राइस ऑफ गोल्ड में वेरी एवरी डे, तो वो वेरी है, वो वेरी है, ई और ए का फर्क है। और वेरी का मतलब होता है चेंज होना, जो जैसे कि उदाहरण के तौर पर सोने का जो रेट होता है वो वेरी होता रहता है, रोज चेंज होता रहता है। वेयर, वेयर, पहले वाला जो वेयर है उसका यह एक प्रश्नवाचक है, कहाँ, जिसका अर्थ है वेयर आर माई शूज, मेरे जूते कहाँ हैं। फिर वेयर जिसका मतलब होता है पहनना, वेयर योर शूज, अपने जूते पहनो। वेदर, वेदर, पहले वाला जो वेदर है वो मौसम के लिए इस्तेमाल होता है। वेदर इज कोल्ड टुडे, आज मौसम बहुत ठंडा है। दूसरे वाला जो वेदर है उसका मतलब होता है अगर। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं। वेट, वेट, पहले वाला जो वेट है उसका मतलब होता है गीला। योर क्लोथ्स आर स्टिल वेट, तुम्हारे कपड़े अभी भी गीले हैं। दूसरे वाला जो वेट है, एच वाला जो वेट है उसका मतलब होता है तीखा करना। शी टुक आउट हर डैगर एंड बिगैन टू वेट इट्स ब्लेड, उसने अपनी खंजर को निकाला और उसका जो ब्लेड है उसको तीखा करने लगी। तो वेट का मतलब तीखा करना और WET वाले वेट का मतलब है गीला। वीक, वीक, WEAK वाला जो वीक है उसका मतलब होता है कमज़ोर। दिस चाइल्ड इज़ वीक, यह बच्चा कमज़ोर है। और WEEK वाला जो वीक है वह सप्ताह को कहा जाता है। ही विल कम द फॉलोइंग वीक, वह अगले सप्ताह आएगा। रेड, रेड, पहले वाला जो रेड है वह लाल को कहा जाता है। आई लव रेड कलर, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। और दूसरे वाला जो रेड है वह रीड की पास्ट फॉर्म है। तो रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो रेड का मतलब पढ़ा हुआ। आई रेड द होल स्टोरी लास्ट नाइट, मैंने कल रात को पूरी कहानी पढ़ ली। रोड, रोड, पहले वाला जो रोड है सड़क है, उसका मतलब आप जानते ही हो, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यह सड़क दिल्ली जाती है। और रोड RODE, फिर इसका मतलब है पास्ट टेंस ऑफ राइड, इसका मतलब है कि जो राइड है यानी कि किसी चीज़ को चलाना। अब ये घोड़े को चलाना भी हो सकता है, गाड़ी को चलाना जिसे ड्राइव करना भी हो सकता है, तो इसकी पास्ट फॉर्म है आई रोड अ हॉर्स येस्टरडे, मैंने कल एक घोड़ा चलाया या दौड़ाया। होल, होल, W वाला जो होल है उसका मतलब होता है सारा, ऑल। आई विल डू होल ऑफ योर वर्क, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। फिर दूसरे वाला जो H वाला होल होता है उसका मतलब होता है छोटा सा छेद। द माउस मेड अ होल इन द वॉल, चूहे ने इस दीवार के अंदर एक छोटा सा छेद बना लिया, होल बना लिया। यॉक, यॉक, पहले वाला जो यॉक है OLK वाला, उसको वो जो अंडे के भीतर जो पीले कलर का जो भाग होता है उसे कहते हैं यॉक। तो द यॉक, ईटिंग योक इज अनहेल्दी, तो जो यॉक है उसे खाना अनहेल्दी माना जाता है कई देशों पे, कई डॉक्टर्स के हिसाब से। दूसरे वाला जो योक है बच्चों
उसे वह एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि जो ऑक्सन होते, जो बैल होते हैं, उनके गर्दन पर लगाया जाता है। डू यू थिंक द योक विल बी हैवी फॉर द ऑक्सन? तुम्हें लगता है कि ये जो हमने बैलों के ऊपर लगा रखा है लकड़ी का, जिससे बच्चों उनके कंधों के ऊपर लगाते हैं, जिससे फिर उसको आगे खींचने के लिए हम जोड़ते हैं धागा, तो ये है योक। फिर है पर्सनल, पर्सोनेल। पर्सनल एंड पर्सोनेल। पहला पर्सनल है मतलब कि जाति, इंडिविजुअल, निजी। देयर आर मैनी पर्सन, दीज आर माई पर्सनल फेवरेट्स। ये जो चीज़ें हैं, पता नहीं किन चीज़ों की बात हो रही है, ये मेरी जाति, निजी तौर पर फेवरेट है, पसंदीदा हैं। फिर पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब होता है किसी संस्था में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिसे फैकल्टी भी कहते हैं, तो वो हुए पर्सोनल। आर पर्सोनल हैव गुड एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। कैलेंडर, कैलेंडर। तो पहले वाला DER वाला जो कैलेंडर है, ये कपड़ों की फिनिशिंग देने के लिए पुराने समय में इस्तेमाल होता था। द क्लॉथ वॉज सेंट फॉर कैलेंडरिंग। तो यह जो कपड़ा है उसे हमने कैलेंडरिंग के लिए भेज दिया, फिनिशिंग के लिए भेज दिया। और जो DAR वाला कैलेंडर है उसका मतलब होता है जिसमें हम डेट्स और महीने, ईयर लिखते हैं। ह्यूमन, ह्यूमेन। ह्यूमन मतलब इंसान, आदमी। आई लव ऑल ह्यूमन्स। मैं सभी इंसानों से प्यार करता हूँ। ह्यूमेन मतलब दयालुता, इंसानियत। गांधी जी वॉज टू ह्यूमेन। हेल, हेल। पहले वाला जो हेल है वह आंधी, बारिश के साथ में जो ओले पड़ते हैं उसे कहा जाता है। द हेल स्टॉर्म रूइंड द पैडी। तो जो ओलों वाली जो बारिश थी उससे जो चावल की जो फसल है वह खराब हो गई। फिर दूसरे वाला जो हेल है, LE वाला जो हेल है, उसका मतलब होता है रिष्ट पुष्ट। हर ग्रैनी इज हेल। उसकी दादी या नानी बहुत ही रिष्ट पुष्ट है। फाउल, फाउल। पहले वाला जो U वाला फाउल है उसका मतलब होता है अनफेयर, गलत। ही प्लेज फाउल ट्रिक्स। वह गलत तरीकों से काम अपना बनाता है। और फाउल, W वाला जो फाउल है यह एक बर्ड होता है। आई सॉ अ फाउल यस्टरडे। तो जब W वाला फाउल आएगा तो वह एक पक्षी के लिए इस्तेमाल होता है। और पहले वाला U वाला जो फाउल आएगा उसका मतलब होता है गलत। फियट, फीट। फियट, जिस जो A वाला फियट है उसका मतलब भी ट्रिक्स होता है। आई वॉज वंडर्ड बाय द फियट्स ऑफ द आर्टिस्ट्स। मैं कलाकार के जो ट्रिक्स थे उनको देखकर हैरान हो गया। और फिर फीट मतलब पैर, प्लूरल ऑफ फुट, यानी कि इकलौते पैर को फुट कहा जाता है और पैरों को, उनके बहुवचन को फीट कहा जाता है। वी टच द फीट ऑफ आवर एल्डर्स। हम अपने बुजुर्गों के पैरों को छूते हैं। इंजेनस, इंजीनियस। इंजेनस, इंजेनस का मतलब होता है सीधा साधा आदमी जो है, जो जेन्युइन व्यक्ति है। एवरीवन लाइक्स इंजेनस पीपल। सब लोगों को सीधे साधे व्यक्ति, फ्रैंक व्यक्ति, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति पसंद आते हैं। दूसरा है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब जिसके अंदर स्किल हो। ही इज एन इंजीनियस ऑफिसर। वह एक निपुण, इंजीनियस, गुणी ऑफिसर है। जीलस, जेलस। बच्चों जीलस का मतलब होता है बहुत ही उत्साह जिस व्यक्ति में हो, बहुत ही खुशी जिस व्यक्ति में हो। दे आर जीलस ऑफ देयर प्राइजेस। उनको जो प्राइज मिले, उनको जो इनाम मिले हैं, वे उनके बारे में बहुत ही उत्साहित हैं। फिर है जेलस, जे से। तो ये जो है इसका मतलब है ईर्ष्या। शी इज ऑलवेज बीन जेलस ऑफ मी। वह मुझसे हमेशा से ईर्ष्या करती थी। एलिसिट, इलिसिट। तो जो एलिसिट होता है उसका मतलब होता है ideas and opinions, विचार। The cops elicit the information about the gold chain snatchers। तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक राय बनाई, एक विचार बनाया, इंफॉर्मेशन बनाई किस चीज़ के बारे में, जो कि सोने की चेन खींचने वाले हैं। और इलिसिट, इलिसिट जो कि गैर कानूनी जिसे कहा जाता है। हिज जॉब इज इलिसिट। उसका जो काम है वह गैर कानूनी है, इलिसिट है। तो बच्चों एलिसिट और इलिसिट, और इसमें इलिसिट में डबल एल आता है और इलिसिट में एक ही एल आता है। एलिसिट का मतलब होता है एक विचार बनाना, एक धारणा बनाना किसी चीज़ के बारे में। और इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी। वेकेशन, वोकेशन। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियाँ, हॉलीडेज। आई वेंट ऑन अ वेकेशन लास्ट ईयर। मैं पिछले साल छुट्टियों पर गया था। फिर है वोकेशन, यानी कि आप जो काम करते हो,
आपका करियर जो है, ऑक्यूपेशन जो है, आपका पेशा जो है, हिज अंकल्स वोकेशन इज एन ऑफिशियल, उसके जो अंकल हैं उनका जो काम है वो एक ऑफिसर का है। पियल, 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 PAL वाला जो पियल है उसका मतलब है बहुत ही जोर से, कंटिन्यूसली चीखना। आई हर्ड अ peal ऑफ लाफ्टर फ्रॉम हिज रूम, मुझे उसके कमरे से एक जो हंसी का जो एक बहुत ही लंबा साउंड सुनाई दिया, बहुत ही ऊंचा और लंबा जो साउंड होता है उसे पील कहते हैं। और डबल ई वाला जो पील है वो ऊपरी सतह को उतारने को कहा जाता है। आई पील्ड अ पोटैटो, मैंने पोटैटो की जो ऊपरी जो उसकी परत थी उसको उतारा। नॉटी, नॉटी, जो के वाला जो नॉटी है उसका मतलब बच्चों, नॉट का मतलब आपको पता है ना कि गांठ होता है, अभी हमने पढ़ा। तो नॉटी का मतलब जो चीज़ बहुत ही गुंजली हुई हो, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रखी हो, जिसको सुलझाना आसान ना हो। हिज लाइफ हैज़ बिकम नॉटी नाउअडेज, उसकी ज़िंदगी जो है वह उलझ सी गई है। फिर नॉटी, NAUGHT वाला, उसका मतलब होता है शरारती। बॉयज़ आर नॉटी इन द क्लास, बच्चे कक्षा में जो लड़के हैं वे शरारती हैं। गेट, गेट, तो पहले वाला जो गेट है उसका मतलब होता है कि जो कि हम बाहरी दरवाज़ा लगाते हैं घर के बाहर, तो या बिल्डिंग के बाहर, उसे गेट कहा जाता है। द मेन गेट ऑफ द चर्च इज़ ओपन ऑन संडेज। और दूसरे वाला जो गेट है GAIT वाला जो गेट है उसका मतलब होता है चलने का जो तरीका है, जिसे चाल कहा जाता है, ख़ास तौर पर औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। द गर्ल्स गेट वॉज वेरी ग्रेसफुल, वह बहुत ही शालीनता से, वह जो लड़की है उसकी जो चाल है वह बहुत ही शालीन है। फेंट, फेंट, FEINT वाला जो फेंट होता है वो इट एक्सप्रेसेस सम काइंड ऑफ अटैक, ये एक तरह का अटैक को दर्शाता है। दे मेड अ फेंट अगेंस्ट द एनिमी, उन्होंने धावा बोला, आक्रमण कर दिया एनिमी के खिलाफ। दूसरे वाला जो फेंट है उसका मतलब है बेहोश होना। AINT वाला जो फेंट है, ही फेंटेड एंड फेल डाउन व्हाइल ही वाज गिविंग अ स्पीच इन अ पब्लिक मीटिंग, जब वह पब्लिक में मीटिंग कर रहा था, एक स्पीच दे रहा था, तो उस समय वह बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। वेस्ट, वेस्ट, पहले वाला जो वेस्ट है इसका मतलब होता है खराब करना, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत खराब करो। और दूसरे वाला WAIST वाला जो वेस्ट है वह कमर को कहते हैं। तो ही इज वेयरिंग अ बेल्ट ऑन हिज वेस्ट, उसने अपनी कमर। स्टोरी, स्टोरी, तो पहला वाला जो स्टोरी है वह द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द अपर स्टोरी, मंजिल को कहते हैं, बच्चा ऊपर की मंजिल पर खेल रहा है। और दूसरे वाला जो स्टोरी है उसे एक्चुअली स्टोरी कहते हैं, सही अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाए तो इसे स्टोरी कहेंगे। पहले वाला स्टोरी है, दूसरे वाला स्टोरी है। अब ये जो स्टोरी है यह कहानी को कहते हैं। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो मेरी जो दादी हैं या नानी हैं उन्होंने मुझे एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। पेयर, पेयर, पहले वाला जो पेयर है वो जोड़े को कहते हैं। 2 इन नंबर, आई हैव 1 पेयर ऑफ शूज, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं। और फिर दूसरे वाला जो PARE वाला जो पेयर है उसका मतलब होता है काटना या छोटा करना। यू मस्ट पेयर योर नेल्स रेगुलरली, तुम्हें अपने नाखूनों को रेगुलरली काटना चाहिए। डोज, डोज, पहले वाला SE वाला जो डोज है वह खुराक को कहा जाता है बच्चों। जस्ट 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन क्योर्ड माई हेडेक, केवल एक खुराक से मेरे सिर दर्द जो है वह ठीक हो गया। दूसरे वाला DOZE वाला जो डोज है वह हल्के से नैप को कहते हैं, जो हल्की सी नींद जो लिए जाती है उसे डोज कहते हैं। इफ़ आई कुड डोज फॉर एन आवर आई विल बी रिफ्रेश्ड, अगर मुझे 1 घंटे की छोटी सी नींद मिल गई ना, नैप मिल गया, डोज मिल गई, तो मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा। अब बच्चों देखो एक्सेसरी, एक्सेसरी, दोनों एक्सेसरीज को समझते हैं। जो पहले वाली एक्सेसरी है SARY वाली, ये एक नाउन है, ये एक संज्ञा शब्द है और ये खास तौर पर ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ में इस्तेमाल होती है। ये उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होती है बच्चों जिसने जो क्राइम किसी व्यक्ति ने किया उसकी मदद की उस क्राइम को करने में, जैसे कि ही वाज चार्ज्ड एज एन एक्सेसरी टू द मर्डर, तो उसका गुनाह था कि वह जो है उसने मर्डर करने में सहायता की है। तो एक्सेसरी SARY वाला। और दूसरे वाला SORY वाला जो एक्सेसरी है यह भी एक नाउन है, यह भी एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इसका मतलब होता है किसी चीज़ को
थोड़ा और बढ़ाने के लिए, जैसे कि मशीन में कोई एक्सेसरी लगा दी जिससे वो और बेहतर काम कर सके, इसी तरह से कपड़े में कोई एक्सेसरी लगा दी जिससे कि वो और अच्छा दिख सके। तो एक्सेसरी एंड एक्सेसरी, SARY वाला, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, जो व्यक्ति अपराधी के का साथ देता है, और एक्सेसरी जो कि बेहतर बनाने के लिए। फिर एड एंड एड, AD वाला जो एड है ये एडवर्टीजमेंट का, मशहूरी की शॉर्ट फॉर्म है, और ADD वाला जो एड है उसका मतलब होता है कि जोड़ना। ऑरल, ओरल, ऑरल का मतलब होता है कानों से संबंधित, सुनने से संबंधित, और ओरल का मतलब होता है मौखिक, मुख से संबंधित, बोलने से संबंधित। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तो ये जो और है, OAR वाला है, ये एक लंबा सा चप्पू होता है जिसे कहते हैं, और इससे हम बोट को या राफ्ट को चलाते हैं पानी में, जिसे चप्पू कहा जाता है, उसे और कहते हैं, OAR, ठीक है। फिर OR वाला का मतलब तो आपको पता है, अथवा जिसे कहते हैं हिंदी में, और ORE वाला जो और है ये उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर से एक मेटल निकलती है, मेटल ओर्स के अंदर होती है, या मिनरल्स भी ओर्स के अंदर मिलते हैं, उनको ओर से अलग किया जाता है। तो OAR मतलब चप्पू, OR का मतलब अथवा, और ORE का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर से हमें मिनरल्स मिलें। अब देखो बच्चों, एक्सेल एंड एक्सेल दोनों को बोला तो एक जैसे ही जाता है, लेकिन AXLE वाला जो होता है एक्सेल, वो एक रॉड होती है या स्पिंडल होता है, जिसके साथ में जो एक रॉड होती है ना बच्चों, जिसके साथ में हमने पहिए को जोड़ा हुआ होता है, जो उसके बीच, पहिए के बिल्कुल बीच में आकर जुड़ती है, उसे एक्सेल कहते हैं। और जो AXEL वाला जो एक्सेल है उसका मतलब होता, इट्स अ जंप इन आइस स्केटिंग। तो ये एक तरह का जंप है आइस स्केटिंग में जो यूज होता है, एक्सेल, ठीक है। और एक्सेल, बेल, तो पहले वाला BALE वाला जो बेल है ना बच्चों, उसका मतलब होता है कि हे या कॉटन या अदर चीज़ों की गठरी, ठीक है। BAIL वाला जो बेल होता है इज द करेक्ट वर्ड इन रिलेशन ऑफ सम्स ऑफ मनी गिवन एक्सचेंज फॉर पर्सन्स। तो बेल जिसे कहते हैं ना, बेल पर कोई किसी, जिसे हिंदी में जमानत कहते हैं, फारसी का शब्द है जमानत, तो इसे जमानत को बेल कहा जाता है, BAIL वाला। और BALE वाला जो बेल है उसका मतलब है किसी चीज़ को बांधना किसी गठरी के अंदर, तो गठरी को बेल कहते हैं, BALE। और BAIL का मतलब है जमानत। बेट, तो BAIT वाला जो बेट है उसका मतलब होता है ख़ास तौर पर यूज्ड इन कैचिंग, जो मछली पकड़ने के लिए हम, या किसी जानवर को पकड़ने के लिए, तो हुक के साथ में या ट्रैप के साथ में जो लगाते हैं, तो उस भोजन को, जो भोजन लगाया जाता है ना, जिसको देखकर कोई जानवर उस नेट की तरफ आएगा या हुक की तरफ आएगा, तो उसको कहते हैं बेट। और दूसरे वाला जो बेट है उसका मतलब होता है किसी चीज़ की ताकत को कम करना। अब जानते हैं बच्चों, चिली और चिली, इन तीनों चिलीज़ में फ़र्क क्या है। तो बच्चों देखो, सबसे पहला चिली जो है वह एक देश है, एक कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, जिसका नाम है, और सैंटियागो इस देश की राजधानी है बच्चों। और स्पेलिंग्स देखो, चिली CHILE, ये इस देश के नाम की स्पेलिंग है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखें, अगला चिली है हमारा CHILLY। इस चिली बोलते थे, इसको भी चिली ही है बच्चों, लेकिन इस चिली का अर्थ होता है ठंडा, बहुत ही कोल्ड, उसे वाई लगाकर चिली बना, ठीक है बच्चों। और तीसरा चिली है CHILLI। ये वाला जो चिली है इसे भी चिली ही कहते हैं, लेकिन यह जो चिली है इसका मतलब होता है मिर्ची। और बच्चों यह ग्रीन चिली भी हो सकती है, रेड चिली भी हो सकती है। तो अब तीनों चिलीज में फ़र्क समझ गए। पहले वाला चिली है एक देश का नाम, दूसरे वाला चिली है ठंडा, और तीसरे वाला चिली है मिर्ची। तो
बच्चों अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस की। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर स्पेलिंग्स हैं। स्पेलिंग्स की वजह से जो पहला प्रैक्टिस और दूसरे प्रैक्टिस से कैसे अलग हो गया वो हम समझते हैं। पहला प्रैक्टिस है CE वाला प्रैक्टिस और दूसरा प्रैक्टिस है SE वाला प्रैक्टिस। बच्चों अब देखो दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ तो एक ही है कि टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि जिसे हिंदी में अभ्यास कहा जाता है उसे अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहा जाता है। और अमेरिकन इंग्लिश में तो दोनों को अलग अलग की तरह नहीं देखा जाता। अगर आप प्रैक्टिस SE वाला लिख दोगे किसी भी वाक्य में किसी भी तरह से, यानी कि उसको सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, वर्ब की तरह, किसी भी तरह से आप उसको लिख सकते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। CE वाला प्रैक्टिस लिख दोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में इन दोनों का फ़र्क है। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश मानी जाती है, एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए हम समझते हैं कि CE वाले प्रैक्टिस में SE वाले प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है। तो देखो बच्चों, जो CE वाला प्रैक्टिस है वो वास्तव में एक नाउन है, वह एक संज्ञा है। नाउन मीन्स किसी चीज़ का नाम। तो आगे उदाहरण है आपके सामने कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और दूसरा उदाहरण है आपके सामने, ही इज स्किल्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ। अब यहाँ पर पहले वाले उदाहरण में बच्चों प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यहाँ पर प्रैक्टिस को एक नाउन की तरह, एक नेमिंग वर्ड की तरह, एक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, प्रैक्टिस कोई काम नहीं कर रहा, किसी चीज़ का अभ्यास हो नहीं रहा, हम तो केवल अभ्यास की बात कर रहे हैं। और अभ्यास एक शब्द है, एक संज्ञा की तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर CE वाला प्रैक्टिस आएगा। दूसरे वाले में भी उदाहरण में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस हो रही है, वह इस समय लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसी बात नहीं हो रही, वह प्रैक्टिस करता है, ऐसी बात हो रही है, तो CE वाला प्रैक्टिस आएगा। तो अब दूसरे वाले प्रैक्टिस की बात करें। दूसरे वाला जो प्रैक्टिस है बच्चों वह एक वर्ब है, वह एक क्रिया है, वह एक काम करने को बताने वाला शब्द है। तो पहला उदाहरण है आपके सामने, शी इज प्रैक्टिसिंग हर गिटार, यानी कि वह लड़की इस समय गिटार की प्रैक्टिस कर रही है। तो वह अभ्यास इस समय कर रही है, तो इसलिए SE वाला प्रैक्टिस आएगा बच्चों। एक क्रिया की तरह इस वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है प्रैक्टिस, तो इसलिए ये SE वाला प्रैक्टिस है। दूसरा, ही इज प्रैक्टिसिंग टू रन। अभी इस वाक्य में प्रैक्टिसिंग जो है यह एक वर्ब है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ब है। तो जब प्रैक्टिस वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो SE वाला लिखेंगे, और जब प्रैक्टिस एक नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो CE वाला लिखेंगे। दोनों में यही फर्क है। वास्तव में अर्थ तो दोनों का अभ्यास ही है, लेकिन जब एक क्रिया की तरह आएगा या एक संज्ञा की तरह आएगा, यही भेद है बच्चों। तो अब सीखते हैं एडवाइस और एडवाइस के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है? बोलने के समय तो कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों को एडवाइस ही बोलना है बच्चों। लेकिन लिखते समय एक SE वाला एडवाइस है और दूसरे वाला एडवाइस है CE वाला एडवाइस। तो जो सबसे पहले एडवाइस SE वाला एडवाइस है, यह एक वर्ब है, यह एक क्रिया है बच्चों। विच एक्सप्रेसेस एडवाइस, यानी कि जब हम किसी को सलाह दे रहे होते हैं तो इसका मतलब हम क्रिया शब्द की तरह एडवाइस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है किसी सेंटेंस में। तो यानी कि हम SE वाला, जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो SE वाला एडवाइस लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण, माई टीचर एडवाइज्ड मी टू बी पंक्चुअल। अब बात क्या हो रही है? पंक्चुअलिटी की। और बात कर कौन रहा है? टीचर कर रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमारे हो गए, लेकिन यहाँ पे काम क्या हो रहा है? एडवाइस देना। तो काम क्या है? क्रिया, यानी कि वर्ब है। तो जब एडवाइस एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में, तब हमको लिखना है SE वाला एडवाइस। और दूसरे वाला CE वाला एडवाइस जो होता है बच्चों, वह एक नाउन है, यानी कि वह एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी कि संज्ञा है। तो इसका उदाहरण देखें, शी डज नॉट लिसन टू माई एडवाइस। बच्चों यह वाला जो
एडवाइस सीई वाला है, इसे हम सब्जेक्ट की तरह भी वाक्य में और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण जैसे हमने शी डज नॉट लिसन टू माई एडवाइस का मतलब क्या कि वह मेरी सलाह नहीं सुनती। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट क्या है? एडवाइस। एडवाइस की बात हो रही है ना। यहाँ पर क्रिया क्या है? यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है लिसन टू। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर एडवाइस शब्द एक क्रिया की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा। यह इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी हो सकता है किसी वाक्य में या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन है तो सीई वाला एडवाइस लगेगा और अगर वर्ब है तो एसई वाला। अब जानते हैं बच्चों रेन, रेन और रेन के बारे में। तीनों में क्या फर्क है? सबसे पहला रेन तो आप जानते ही हो, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। तो इट इज गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होगी। अब ये वाला जो रेन है इसके बारे में तो सबको पता है, RAIN वाला रेन, ठीक है। अब दूसरे वाला रेन देखते हैं बच्चों। ये वाला REIGN, इसे बोलने में तो हम जी जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेन ही बोलेंगे। तो इसका अर्थ होता है बच्चों पीरियड ऑफ रूल, यानी कि किसी राजा ने या रानी ने कितनी देर तक राज किया, उसका जो पीरियड था, उसका जो समय था, उसे उसका राजा का या रानी का रेन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए क्वीन विक्टोरिया रेन्ड फॉर 63 ईयर्स, यानी कि क्वीन विक्टोरिया जो थी उनका राज्य 63 साल के लिए था। और उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि औरंगज़ेब का रेन जो है वो 50 ईयर्स के आसपास लगभग था और अकबर का रेन जो था वह भी 50 साल के आसपास काफ़ी लंबा था। तो रेन का मतलब हम समझ में आ रहा है कि REIGN वाला जो रेन है इसका मतलब है कि कोई भी राजा कितनी देर तक राज करता है उस पीरियड को रेन कहा जाता है। समझ गए बच्चों? तीसरे वाला जो रेन है ये है REIN वाला रेन और यह वास्तव में अ स्ट्रैप टू कंट्रोल द हॉर्स, यानी कि लगाम जिसे हिंदी में कहते हैं। हम घोड़े के आसपास जो स्ट्रैप बांधते हैं ताकि उसको हम आगे आदेश दे सकें, चलना है, कब रुकना है, ये सब हम कंट्रोल करते हैं स्ट्रैप से। तो उसे लगाम जिसे हिंदी में कहते हैं उसे इंग्लिश में रेन कहा जाता है। तो होल्ड द रेन टाइटली, इसका उदाहरण है कि घोड़े की जो लगाम है उसे टाइटली पकड़ो। तो बच्चों समझ गए तीनों रेन्स में फर्क। पहला रेन है बारिश, दूसरा रेन है राजा का राज्य करने का समय और तीसरा रेन है घोड़े या किसी भी जानवर की लगाम।